दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल NCERT क्लासेज में। तो आज हम बात करेंगे SST के सैम्पल पेपर के पार्ट 2 की, जो कि आपको मैंने 8 वेरी शॉर्ट आंसर तक करवा दिया था। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए अपने काम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, राइट एनी 2 मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ में कमी आने के कारण क्या है भारत के अंदर? अगर बात करें तो जो मेनली कारण है वो क्या हो जाएगा आपका? हंटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक तो हंटिंग हो जाएगा और दूसरा अगर आप करो तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, तो लिबरलाइजेशन का क्वेश्चन आता है आपके इकोनॉमिक्स से। और इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सरकार जो पाबंदियां लगाती है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वर रिमूव्ड, यानी क्या कर दिया जाता है, जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई पाबंदियों को ख़त्म कर दिया जाता है और फिर ट्रेड को क्या किया जाता है? फ्लोरिश किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? अपने लिबरलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हु इज़ कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी जो खपत करता है किसी प्रोडक्ट की, उपभोक्ता जिसको हम बोलते हैं। तो आपको पता है जो भी वस्तुएं खरीदता है वही क्या हो जाएगा? हमारा कंज्यूमर हो जाएगा। अगर बात करें आगे बढ़ते हुए तो व्हाट इज़ द करंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम जो हमारी पॉलिटिकल बुक के अंदर उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बेल्जियम के अंदर इस समय प्रेजेंट टाइम में किस तरह की गवर्नमेंट है? तो बेल्जियम के अंदर एक फेडरल डेमोक्रेटिक और मोनार्की टाइप की जो गवर्नमेंट है वो पाई जाती है। बात करें शॉर्ट आंसर टाइप की, जो आपके एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए है हिस्ट्री से, और जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो जो हिस्ट्री का ही आता है। और उसके अंदर मैंने लिया है हु वर द ग्रिम ब्रदर्स। ग्रिम ब्रदर्स जैसे कि आप जानते हो कि जर्मनी से थे। इनके बारे में, उनके जो काम क्या क्या थे, उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, जो जर्मन की नेशनल भावनाएं थी उनमें, उनके बारे में आपको बताना है। तो ये 2 नंबर आप पक्के कर लेना है। उसके बाद में इसी चैप्टर से जो है, देखो दोस्तों, शॉर्ट आंसर्स हैं तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ को सेलेक्ट करके आपके सामने लाना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट आंसर के लिए, पर आंसर के लिए 2-2 क्वेश्चन लिए। और उनमें से पहला हो गया, हु वर द ग्रिम ब्रदर्स एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड दे मेक टू डेवलपमेंट ऑफ जर्मन नेशनल सेंटिमेंट। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिया है, व्हाट इज़ कंजर्वेटिज्म। अगर आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से ही, और वो क्या है, व्हाट इम्पैक्ट डिड रिंडरपेस्ट डिजीज ऑन अमेरिका, व्हाट आइटम वर ट्रेडेड थ्रू द सिल्क रूट। ये 2 क्वेश्चन है आपके सामने कि रिंडरपेस्ट जो बीमारी थी उससे अफ्रीका के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था। तो रिंडरपेस्ट की बात करें तो अफ्रीका के अंदर जब रिंडरपेस्ट फैला था, और रिंडरपेस्ट फैला किससे था? जो एशिया से जो मवेशी ले जाए जाते थे ब्रिटेन के द्वारा, उनके द्वारा वहाँ पे क्या फैल गया था? रिंडरपेस्ट डिजीज़ फैल गई थी। और उसी के कारण क्या हुआ? उसी के कारण हुआ ये कि वहाँ के 80 से 90% जो मवेशी थे उनकी मौत हो गई थी। और इसके कारण वहाँ के जो लोग थे ना, उनको क्या करना पड़ा? जो अपनी माइनिंग में जाके काम करना पड़ा। क्या करना पड़ा? माइनिंग वर्क्स के लिए मजबूर हो गए। अदरवाइज वो क्या करते थे? जो अपने खेत थे और मवेशी थे उन्हीं के द्वारा वो कमाई करते थे। तो इस कारण क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को जो है वो वहाँ से मजदूर मिलने शुरू हो गए। 80 से 90% जो जानवर थे वो मर गए थे, और जो बाकी बचे थे उनको क्या कर दिया? ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में ले लिया। क्या कर दिया? अपनी कब्जे में ले लिया। उससे क्या हुआ कि उनको मजबूरी में उनके यहाँ पे काम करना पड़ा, और अंग्रेज़ों को क्या मिलते गए? मजदूर मिलते चले गए। अगर बात करें आगे दूसरे क्वेश्चन की इसी चैप्टर से, तो व्हाट आइटम वर ट्रेडेड थ्रू द सिल्क रूट। अगर सिल्क रूट की बात करें तो सिल्क रूट से क्या होता था दोस्तों? जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, चाइना से जो सामान आता था वो भारत होते हुए और कहाँ जाता था? दूसरे देशों में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड ऑल दीज। और एशिया के भी अलग अलग पार्टों में जाता था। इन्हीं को क्या करते थे? अपने सिल्क रूट कहते थे। भारत से भी जाते थे। भारत से जैसे मसाले,
जो है चाइना से कॉटन, ये सब क्या होते थे, सिल्क रूट के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। आगे बात करते हुए अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग से आप क्या समझते हैं, मेंशन एनी वन स्टेप ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। और अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21। ये आपको 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने बताए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे लगे हुए हैं। और मैं आपसे कह देता हूं कि इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों में से जो मैं आपको बता रहा हूं आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो विच जियोग्राफिकल कंडीशन आर सूटेबल फॉर व्हीट एंड कॉटन प्रोडक्शन। यानी 2 के लिए मैंने आपको बताया है, एक व्हीट के लिए आपसे पूछ सकता है और एक किसके लिए, कॉटन के लिए। किसके लिए, कॉटन के लिए। तो ये दोस्तों आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर बात करूं मैं, व्हाट डू यू नो अबाउट स्लेश एंड बर्न, और साथ में ही लिया है आपका इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। यानी ये दोनों आपसे पूछ सकता है कि स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या है और इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या है। स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर आप दोस्तों क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है, एक पैच ऑफ लैंड होता है और उसको क्या करता है किसान, क्लियर करता है। क्या करता है, पैच ऑफ लैंड को क्लियर करता है। वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको काट लेता है और काटने के बाद क्या करता है, वहाँ पे खेती करता है। और जो उनको जला के जो राख होती है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होती है। और जो 1-2 बार फसल करने के बाद जब इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है तो उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, उस ज़मीन को छोड़ के दूसरी जगह पे खेती कर ली जाती है। तो ये आपके स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर हो गया। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की तो मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया ए सेकुलर कंट्री। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। और ये क्या होगा कि भाई 2 ऐसी चीज़ों के बारे में बतानी है जिससे हम कह सकें कि भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो पहली बात तो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन का दर्जा प्राप्त नहीं है। उसके बाद में सारे लोगों को क्या माना गया है भाई, इक्वल बिफोर द लॉ माना गया है। क्या माना गया है, इक्वल बिफोर द लॉ। और अगर जानना चाहो तो क्या हो जाएगा आपका, सभी लोगों के पास राइट टू वोट प्राप्त है। तो भारत क्या है भाई, एक सेकुलर कंट्री है। हमारा प्यारा भारत क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर गांधीज व्यू रिगार्डिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। तो गांधी के धर्म से संबंधित और राजनीति से संबंधित क्या क्या व्यू है थे, आप सभी को अच्छे से पता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए मैं बात करूंगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट से हम क्या समझते हैं कि जब जो पावर्स हैं वो सरकार के किसी एक लेवल पे ना होके क्या हो, एक से ज़्यादा लेवल पे जब बांटी गई हो तो उसको क्या कहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे। अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर सरकार के कितने लेवल हैं दोस्तों, तो भारत के अंदर सरकार के हैं 3 लेवल्स। कितने हैं, 3 लेवल्स। और वो 3 कौन से हैं, एक यूनियन गवर्नमेंट या नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट, एक क्या हो गई आपकी स्टेट और एक क्या हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट। क्या हो गई, लोकल गवर्नमेंट। तो भारत के अंदर जो फेडरल सिस्टम है वो 3 टियर का है। बात करें अगर ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज इन पावर शेयरिंग। देखो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो किसी भी जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक लेजिस्लेटर, एक एग्जीक्यूटिव और एक क्या होता है, जुडिशरी। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे पे निगरानी रखने का काम करते हैं। अगर कोई कहीं पे गलत होता है तो दूसरा उसको रोकने की क्षमता रखता है। तो ये क्या हो गया आपका चेक एंड बैलेंसेज। राइट टू मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास के 2 गुण बताने हैं आपको, आप सभी अच्छे से बता देंगे। क्वेश्चन अगला इसी चैप्टर से मैंने लिया है आपके लिए, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देख रहे हो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में किसी ना किसी तरह से ये 4 नंबर का आपके मिल ही जाएगा। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो आप इसको अच्छे से देख लेना। अगर बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, द टेरिटरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। तो देखो, जो हमारा इकोनॉमी का तृतीय क्षेत्र है, टेरिटरी क्षेत्र है, उसके अंदर क्या होता है भाई,
जितनी भी जो हैं वो काम क्या होते हैं, सर्विसेज होती हैं। क्या होती हैं, सर्विसेज की जाती हैं। यानी किसी तरह का कोई प्रोडक्ट का जो है उसका उत्पादन नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की जाती हैं। जैसे कि जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाता है वो भी आपको क्या दे रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, बल्कि क्या दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, यानी सेवा दे रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे, अपने सर्विस सेक्टर कहेंगे। जैसे डॉक्टर हो गया, आपको किसी तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं देता, वो क्या देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेवा देता है। जो प्रोडक्ट आपको मिलती है वो फार्मासिस्ट देता है, ना कि डॉक्टर। डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ आपका चेकअप करेगा और चेकअप करने के बाद में आपको क्या लिख के देगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख के देगा, और वो आप केमिस्ट के पास जाके दवाइयाँ लेते हो। तो ये भी क्या हो गया, एक सेवा हो गया। बात करूँ मैं इसी चैप्टर से अगले क्वेश्चन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट डू यू नो अबाउट मनरेगा। तो मनरेगा की दोस्तों सबसे पहले तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये क्या हो गई, आपकी फुल फॉर्म हो गई। और ये क्या करता है, आपको साल में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने का जो है वो गारंटी देता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट स्कीम कहा जाता है। अगले बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लिस्ट आउट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो 2 डिफरेंस आपको बताने हैं। तो सीधे से डिफरेंस है, ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के अधीन होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होगा। अगर दूसरे डिफरेंस की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज सेक्टर आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको किसी तरह की कोई जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करवाता। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो 2 डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड डिस्क्वाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो देखो ये क्या होता है दोस्तों कि जो व्यक्ति अगर काम करना चाहे और उसको काम ना मिले, और दूसरे में क्या होता है, जो व्यक्ति काम करना चाहे उसको काम मिल भी रहा है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार नहीं मिल रहा है। इसी को क्या कहेंगे अपने, ये आपके डिफरेंस हो गया। उसके बाद में अगर बात करूँ मैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, हाउ आर मल्टीनेशनल कंपनीज बेनिफिशियल। यानी किस तरह से जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उपयोगी हैं। आप इकोनॉमिक्स से बिल्कुल पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किस तरह से एमएनसी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और भारत के अंदर जो पहली मल्टीनेशनल कंपनी है वो भी आपको याद रखनी है, कौन सी, फोर्ड मोटर्स। मेंशन एनी 2 पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण के 2 जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं वो आपको लिखने हैं। और इससे क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट हुए हैं कि भारतीय मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो उपलब्ध हुए हैं। इनसे क्या हुआ, भारतीय लोगों के पास चॉइसेस बढ़ गई हैं। क्या बढ़ गई हैं, चॉइसेस बढ़ गई हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। आगे जो आपके सामने वीडियो आपको मिलेगा उसके अंदर आपके जो इस पेपर से लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप जो आंसर हैं उसकी जो सारी की सारी आपको आपके सामने देखने को मिल जाएगी। और उसी वीडियो के अंदर मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि उस वीडियो के अंदर जितने भी जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जैसे कि आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, 4 लॉन्ग आंसर टाइप और 3 क्या ऐसे टाइप, वो क्वेश्चन एकदम हूबहू इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।